जिन्ना हाउस को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया जाए, क्योंकि वो हमारी गुलामी और भारत को तोड़ने के षड्यंत्र का प्रतीक है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कशीदा ही रहते हैं, लेकिन हालिया दिनों में दोनों मुल्कों के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हैं और रियल एस्टेट डेवलपर हैं मंगल प्रभात लोधा। उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि मुंबई के पौश इलाके में वाक़ जिन्ना हाउस, जो कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइशगाह रही है, उसे गिरा देना चाहिए, क्योंकि तकसीम हिंद की साजिश यहां पर हुई थी और इसकी जगह महाराष्ट्र की सकाफत को उजागर करने के लिए एक कल्चरल सेंटर बना देना चाहिए। कायद आज़म की जो रिहाइशगाह है ये मुंबई के मालाबार हिल के इलाके में है और ये कभी मुंबई की बेहतरीन इमारतों में इसका शुमार होता था। 2.5 एकड़ इसका रकबा है। ऊंचे सतून, इटालियन मार्बल और वॉलनट वुड की जो पैनलिंग है वो इस इमारत का खासा है। अरसे तक ये बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह रही और 1982 से लेकर अब तक ये इमारत खाली है। अब दो मामले यहां पर समझने वाले हैं, एक इस इमारत की तारीखी हैसियत और दूसरा कानूनी हैसियत का। तारीखी हैसियत की अगर बात करें तो यह बानी पाकिस्तान की रिहाइशगाह रही है। जब कायद आज़म 1936 में बरतानिया से वापस आए तो यहां पर रिहाइश इख्तियार की। गांधी जिन्ना मुज़ाकरात यहां हुए। 1944 तक मुस्तकिल यहां रहे और फिर इस इमारत के साथ साथ कराची का जो फ्लैग स्टाफ हाउस है वहां पर भी उन्होंने रहना शुरू कर दिया। कायद आज़म ने यह घर उस वक्त छोड़ा जब वो पाकिस्तान बनने के बाद हमेशा के लिए यहां पर आ गए। अब दूसरा मामला इसकी कानूनी हैसियत का है। 1949 में भारतीय हुकूमत ने इसे एक इवैक्यूएट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। भारतीय कानून के मुताबिक, जो कि इवैक्यूएट प्रॉपर्टी एक्ट 1950 है, उसके मुताबिक इवैक्यूएट वो है जो 1 मार्च 1947 को भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया हो। अब दूसरा जो कानून इस हवाले से आया वो 1965 की जंग के बाद आया, जो कि था 1968 में, और वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया। इसके तहत भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान और चीन के उन लोगों के असासे कब्जे में लेने का इख्तियार मिल गया जो वहां से जा चुके थे। मगर अब ये दोनों कवानीन नहीं रहे। इस प्रॉपर्टी के हसूल के लिए कायद आज़म की जो साहबजादी हैं डीना वाडिया, उन्होंने 2010 में मुंबई हाई कोर्ट से रुजू किया कि ना ही ये एनिमी प्रॉपर्टी है और ना ही इवैक्यूएट प्रॉपर्टी, इसलिए वो इसके हकदार है। फिर इसके बाद कायद आज़म के जो ग्रैंड नेफ्यू हैं मोहम्मद इब्राहिम और उनके बेटे की जानिब से एक थर्ड पार्टी पिटीशन भी दाखिल की गई कि फातिमा जिन्ना के वारिस होने की वजह से वो भी इस प्रॉपर्टी के कानूनी दावेदार हैं। अब इस केस का फैसला आना बाकी है और सूरत हाल ये है कि अभी भारत का जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो इस प्रॉपर्टी की देखभाल का जिम्मेदार है। जिन्ना हाउस को जो गिराने की बातें हैं वो एक नई कानूनी तरमीम के बाद शुरू हुई, जो कि 14 मार्च को पास हुई थी। इसके मुताबिक जो लोग पाकिस्तान और चीन चले गए हैं उनका छोड़ी गई जायदादों पर कोई क्लेम नहीं होगा। अब इस नए कानून का जो मकसद है वो मुसलमानों को और खास तौर पर जिन्ना हाउस को टारगेट करना है और इस नए कानून की जद में आने वाली ऐसी जायदादों की कीमत तकरीबन $15 बिलियन बनती है। जिन्ना हाउस जो उसकी जो सरकारी मालियत है वो $400 मिलियन के लगभग है। जिन्ना हाउस के हवाले से एक ऐसा लगता है एक बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है। ना सिर्फ असेंबली में बात हुई बल्कि 28 मार्च को अभी हाल ही दिनों में जो मराठी हिंदू हैं उन्होंने जब अपने नए साल का जश्न मनाया तो वो जिन्ना हाउस के सामने भी पहुंच गए और वहां पर अपना रवायती झंडा, जिसे वो गुड्डी कहते हैं, जिस पर वो झंडे लगे होते हैं और फूलों के हार लगे होते हैं, वो भी वहां पर गाड़ा है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इस जिन्ना हाउस की जो तारीखी हैसियत है और इसकी जो कानूनी हैसियत है उसको मस करने की कोशिश क्यों की जा रही है, इस पर आज मुझे प्रोग्राम में बात करनी है। दो बड़े ही खास मेहमान आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। एक तो लियाकत एच मर्चेंट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान उनके ग्रैंड नेफ्यू हैं, जिन्ना सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत मर्चेंट साहब, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुजीबुर रहमान शामी साहब कॉलमिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लिखते रहते हैं तारीखी हवालों से। शामी साहब हमारे साथ लाहौर से लिंक के जरिए मौजूद हैं। शामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नफीस जकरिया साहब जो कि तर्जुमान है दफ्तर खारजा के, वो भी फोन लाइन पर हमारे साथ शरीक होंगे इस प्रोग्राम में और उनसे भी हम जानेंगे कि
जो दफ्तर खारजा है उसकी पोजीशन इस मामले पर क्या है? लियाकत मर्चेंट साहब, पहले मैं आपसे आगाज करना चाहता हूं। आप इस मामले में सिर्फ पिटिशनर भी हैं, आपका केस क्या है, क्या दावा है, और इस केस पर अभी तक मैं समझना चाहता हूं और देखने वालों को भी समझाइए कि कानूनी कार्रवाई अभी तक क्या हुई है? Rahman sahab, I do not have a claim on Jinnah House. It is actually, the case was filed in the Bombay High Court by Mrs. Deena Wadia, the daughter of Mr. Jinnah, and she claimed Jinnah House as her property, that she should inherit it. So when that case was pending in the High Court, two more cases were filed. One was filed by my cousin Muhammad Ali Rajab Ali in Bombay. Achha. He also lodged a claim to Jinnah House, and my sister Rohina Pirbai Achha. also lodged the claim in her capacity as the granddaughter of Jinnah's sister Mariam Bai. Achha. So these three cases were being heard in the Bombay High Court, and in the meantime this new law was passed by the Indian Parliament very recently, and that new law sought to override the judgment of the Indian Supreme Court and the right of inheritance by the heirs of property which was either declared as evacuee property or declared as enemy property. Now both these laws date back to after partition of India and Pakistan. Initially the evacuee law was introduced after partition, both in India and Pakistan, and later on with the War of 65 and 1971 the enemy laws came into play. So the current law which has been passed by the Parliament in India now in 2017 proceeds on the basis that anybody owns property and they went away to Pakistan or to China, that property would not be eligible for inheritance by that person's legal heirs. Achha. So the issue now before the Bombay High Court in the pending case is, number one, whether Jinnah House was ever evacuee property or enemy property. But the fact still remains that under law, both the evacuee property laws and the enemy property laws were repealed in India. They were finished, they were repealed and wiped off. Achha. When that happened, the legal position is that the ownership of the property reverts back to the original owner. In the case of Jinnah House, it was Mr. Jinnah. Property reverted to him. But now Jinnah died in 1948, and in 1939 he made a will in Bombay, and he left his house in Mount Pleasant Road to Fatima Jinnah. Achha. So under the will, the property became that of Miss Jinnah. But Miss Jinnah also had gone away to Pakistan. So she has stood in the same position as Jinnah. But if the laws in India were repealed, the evacuee and enemy laws were repealed, then the property is free. Now, Achha. if the property is free and belongs to Jinnah or to Fatima Jinnah, Jinnah's daughter Deena Wadia has the biggest claim to the property, and under the law, Sunni Hanafi law, which was made applicable to Jinnah by a judgment of the High Court at Karachi, then Deena Wadia would get 50% share in the property. Achha. And the other 50% would go to the other legal heirs of Jinnah and Fatima Jinnah who were alive when they died. And this is how the succession would come from Jinnah's sister, Fatima's sister, Mariam Bai, Rehmat Bai, everybody else, and down to their children, and then down to the grandchildren, and then to the grandchildren. ठीक है. अच्छा, very quickly मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूँ. राइट, लियाकत मर्चेंट साहब, ये जो जिस नए लॉ का आपने जिक्र किया जो कि अभी बनाया गया और जिसके बाद ही ये सारी बहस शुरू हुई है, क्या वो किसी भी तरह से जो लीगल पोजीशन है जो कायदे आज़म के वरसा की इनहेरिटेंस लॉ के तहत, क्या उस पर
किसी भी तरह से कोई फर्क डालता है या नहीं डालता? Yes, that new law, this new law will directly affect the claim of all the people to the property, to Jinnah House. अच्छा, Because that new law says that the property will vest in the federal government of India. ठीक है, राइट। अच्छा, मुझे सर अभी एक ब्रेक लेनी है। After the passing of that law, अच्छा, जी जी, it was after passing of that law that this demand came from India that Jinnah House should be demolished. And we have all opposed it. I have opposed it. The foreign office has opposed it. And I have given my reasons in my statement issued to the Dawn and in the Express Tribune. ठीक है, राइट। चले, मैं सर मुझे अब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मैं शामी साहब से इसका जो तारीखी पस मंजर है, तारीखी तौर पर इस इमारत की क्या अहमियत है, मैं चाहूंगा जरा उस पर शामी साहब से बात करें। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है जिन्ना हाउस की और इसकी कानूनी हैसियत की, इसकी तारीखी हैसियत की। लियाकत मर्चेंट साहब जो कि ग्रैंड नेफ्यू हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के, वो हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है। मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं और अभी हमें ज्वाइन कर लिया है नफीस ज़करिया ने, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है दफ्तर खारजा के। नफीस ज़करिया साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नफीस ज़करिया साहब, हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को किस तरह से देख रही है? हाँ, देखिए, इस सिलसिले में जो है मैं पहले भी बयान दे चुका हूँ कि ये बानी पाकिस्तान की जो है वो निशानी है और इसकी एक खास अहमियत है। और यही वजह है कि इस सिलसिले में भारत और पाकिस्तान के दरमियान में काफ़ी अर्से से एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो है हमें दी जाएगी बिल्डिंग। और ये सिलसिला आज का नहीं है, बहुत अर्से है। तो ये जो अभी नई डेवलपमेंट हुई है जिसमें ये एक किसी MLA ने जो है रिक्वायरमेंट फाइल की है कि जिसको डिमोलिश कर दिया जाए, वो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि भारत जो है इस चीज़ का, जो गवर्नमेंट है उस चीज़ का नोटिस ले और इसकी जो प्रिजर्वेशन है, उसकी जो हिफाजत है, वो भारत की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये एक अरसे दराज से हम दोनों गवर्नमेंट के दरमियान में जो है ये बात चुकी है कि ये पाकिस्तान को दी जाएगी ताकि पाकिस्तान जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक। अच्छा, मैं सर एक और चीज जानना चाहता था कि पाकिस्तान को बतौर एम्बेसी भी इसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली, तो ये तो वो किस वजह से था? और फिर जब हम ये कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान इस मामले में इन्वॉल्व है, तो रियासत पाकिस्तान का इस प्रॉपर्टी के साथ किस तरह से कनेक्शन है? तो कनेक्शन सीधा सा है कि ये बानी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है और बानी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी होने की हैसियत से जो है इसकी जो अहमियत है, न सिर्फ ये कि तारीखी अहमियत, बल्कि इसकी अहमियत जो है हमारे मुल्क के हवाले से, हमारे कौम के हवाले से जो है वो मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई वजाहत की खास जरूरत नहीं। तो यही वजह है कि भारत की गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी कई अखबार में इस चीज़ को माना भी है और एग्री भी किया था कि वो ये प्रॉपर्टी जो है हमें दे देंगे इस्तेमाल के लिए। अच्छा, हमारे जो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस ज़करिया साहब। मैं शामी साहब, तो कानूनी पोजीशन तो हमने समझ ली लियाकत मर्चेंट साहब से, जो तारीखी अहमियत है जिन्ना हाउस की, मैं चाहता हूँ जरा वो उस बारे में आप बताइएगा। किस तरह से देखते हैं आप इसकी तारीखी अहमियत को, इस जगह की, क्योंकि ये कहा जाता है प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इससे बढ़कर है। ये देखिए, जब कायद आज़म वापस तशरीफ लाए हैं बरतानिया से मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए, तो उस वक्त उन्होंने आकर ये अपनी कोठी जो है तामीर कराई, खुद अपनी निगरानी में, खुद नक्शा बनवाया, खुद जगह खरीदी, खुद तामीर कराई। और उस वक्त के हिसाब से इस पे 2-2.5 लाख रुपए इस पे खर्च हुए। एक बड़ी ग्रां कदर जो थी इसकी जगह की और इसकी तामीर जो है वो थी। और कायद आज़म की फिर इसमें रहाइश उन्होंने इख्तियार की। और ये तारीखी जगह इस लिहाज से है कि गांधी जी के साथ कायद आज़म के मज़ाकरात यहाँ हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके मज़ाकरात यहाँ हुए और कई तारीखी जलसे, कई तारीखी मीटिंग्स यहाँ हुई हैं। और कायद आज़म ने पाकिस्तान बनने के बाद इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि कभी वो छुट्टी गुजारने के लिए इस जगह आ सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायद आज़म की ख्वाहिश के एहतराम में इसकी पूरी निगहदारी की थी। और एक जब इसको किराए पे दिया गया तो बरतानवी
हाई कमीशन को इसे किराए पे दिया गया ताकि ये एक अच्छी तरह इसकी निगहदाश्त हो सके। अब ये कई अरसे से खाली पड़ी है और इस लिहाज से इसके अंदर एक आप देखिए एक तनज़ुल भी इमारत में शुरू हो चुका है। ये बंद और इमारत जो है वो जाहिर है कि उस पोजीशन में बरकरार नहीं रह सकती। और कई दफा पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये बात हुई कि यहाँ कॉन्सुलेट कायम हो जाए पाकिस्तान का और ये जगह पाकिस्तान के हवाले कर दी जाए, लेकिन फिर किसी ना किसी वजह से उसको मौखर कर दिया गया। और आज देखिए अगर तो बंबई हाई कोर्ट फैसला करती है कि ये दीना जना की मलकियत है या कायद मोहम्मद अली जना के वरसा को जगह मिलनी चाहिए, तो हुकूमत पाकिस्तान को इस पर कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हुकूमत हिंद जो है इसको एक वैक्यू प्रॉपर्टी करार देके या एनिमी प्रॉपर्टी करार देकर इसकी नौयत को बदलने की कोशिश करती है, तो ये एक इंतहाई नामुनासिब इकदाम होगा और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद तल्ख बना देगा। तो ये इसलिए ये एक लाजिम बात है। और लियाकत मर्चेंट साहब ने तो ये तजवीज़ पेश की थी अपने एक स्टेटमेंट कह लीजिए या आर्टिकल में कि इसको दोनों मुल्कों के दरमियान एक कल्चरल सेंटर के तौर पर या एक म्यूजियम के तौर पर इसको बरकरार रखा जाए। इसकी एक तारीखी अहमियत है और ये पाकिस्तान और भारत की जो तहरीक आज़ादी है उसकी एक तारीख बयान करता है ये घर जो है। अच्छा, तो इसलिए इसकी हिफाजत की जानी चाहिए। शामिर साहब जरा इसमें एक और नुक्ता मैं उस पर आऊंगा, मगर पहले लियाकत मर्चेंट साहब अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें ये इवैक्यू प्रॉपर्टी और एनिमी प्रॉपर्टी वाला जो मामला है, क्योंकि इस घर के हवाले से कहा जा रहा है कि ये इवैक्यू प्रॉपर्टी तो है लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी इसे डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। I do not think that this property, Jinnah House, has been declared as enemy property. But that is not the issue here. What we are objecting to is that here is a house which has seen history in the making. The famous Gandhi Jinnah talks of 1944 took place in this house. And this house has been in the focus in the independence movement from the time Jinnah lived there, 1936 onwards till 1947. It was his official residence and all political activities were conducted by him from there, from that house onwards. Now that house has seen history in the making, and to say today that you want to demolish that house, I think it is simply preposterous. Right. Because you are destroying everything that is there. I have made a proposal in the case before the Bombay High Court. I don't know if the others may agree or disagree, but I made a proposal that if all the legal heirs consent, then this house can be preserved in perpetuity and become a India-Pakistan history and cultural museum, which will house the historical documents and information of all leaders of the Indo-Pakistan subcontinent, right, including Muhammad Ali Jinnah, who was one of India's greatest political leaders and statesmen. And his contribution in achieving independence for India from the British rule was of immense importance. During the struggle for independence, he was always referred to as the most important man in Asia and the best ambassador of Hindu-Muslim unity. So my plea has always been that whatever this house is used for, it would be ideal if it is used as a history museum. Right. And Jinnah's contribution toward independence in India must be included in that. Right, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं शामी साहब ये जो लियाकत मर्चेंट साहब ने बात की, अब ये आपको क्या लगता है वहां पर
इसको गिराने की बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जो एमपी साहब हैं, लोधा साहब, इन्होंने साथ ये भी कहा कि जी के तकसीम हिंद जो है वो उसकी साजिश शाह पर हुई थी। ये क्या माइंडसेट है कि वहां पर अभी तक तकसीम हिंद को साजिश ही समझा जा रहा है? देखिए, तकसीम हिंद जो है वो एक साजिश नहीं थी, बल्कि एक एग्रीमेंट था जो कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के और बरतानिया के दरमियान हुआ। और कोई ये दिन दहाड़े, यानी दोनों कौमें जो हैं, हिंदू और मुसलमान, उनके मुंतखब नुमाइंदों ने इस पर इत्तफाक किया था। इसलिए इसको साजिश कहना जो है वो तारीख की एक इंतहाई भोंडी ताबीर है। अनफॉर्चुनेटली ये जो बीजेपी है, इसका क्योंकि इसका बाबा आदम निराला है, इसलिए ये हर बात जो है उसको मस्क करना चाहते हैं तारीख को। अब आप इसको देखिए कि इतना अरसा हो गया, 70 साल हो गए, लेकिन इस घर को हिंदुस्तानी हुकूमत ने यानी कोई गिराने की बात नहीं की, ऐसा तस्वुर नहीं किया, और इसकी हिफाजत की है और इस पर इत्तफाक किया है कि ये पाकिस्तान का कौंसल खाना बनाने के लिए पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जैसे हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उनमें वो ठीक होते होते खराब हो जाते हैं और खराब होते होते ठीक होने लगते हैं। इसलिए अमलन ये ऐसा नहीं हो सका। अब भी दोनों मुल्कों का ये लाजिम है कि वो इस मामले में कोई मफाहमत करें, जैसे लियाकत मर्चेंट साहब कह रहे हैं, इसको हिस्ट्री म्यूजियम बना दिया जाए। ये एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है। लेकिन अगर ये कायद-ए-आज़म के वरसा की मलकियत करार पाता है तो जाहिर है फिर उनको इससे इत्तफाक करना होगा। और अगर ये मलकियत करार नहीं पाता, इसे वैक्यू प्रॉपर्टी करार दे दिया जाता है, तो मेरा ख्याल हुकूमत पाकिस्तान तो इसकी कीमत अदा करने पर भी तैयार होगी। यानी अगर कोई ऐसी सूरत है कि हिंदुस्तानी हुकूमत इसे बेचना चाहे, तो या इसके जो वरसा हैं अगर उनका कानूनी हक मुतय्यन हो जाए और वो उसे बेचना चाहे, तो पाकिस्तान को इसे खरीद लेना चाहिए, इसकी कीमत अदा कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही। मगर इसकी एक पाकिस्तान के नजदीक इसकी एक बड़ी अहमियत है। और अगर हम तहरीक आज़ादी को देखें तासुब की निगाह से ऊपर उठकर, तो फिर इसकी हिंदुस्तान के लिए भी अहमियत है और पाकिस्तान के लिए भी अहमियत है। तारीख के कई वाकयात जो हैं वो इस घर से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि लियाकत मर्चेंट साहब ने फरमाया कि गांधी जी और कायद-ए-आज़म के दरमियान जो मुज़ाकरात है 1944 के, वो इसी घर में हुए हैं। और कौमें जो हैं अपने आसार की हिफाजत करती हैं, अपने तारीखी विरसों की हिफाजत करती हैं। तो हमें बजाय इसके कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तलखियों पर तलखियां पैदा होती चली जाएं, जो एक कॉमन पॉइंट्स मौजूद हैं जो एक मुफाहमत को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उन नुक्तों की भी और उन मुकामात की भी और उन वाकयात की भी। तो मेरा ख्याल ये दोनों मुल्कों के मुफाद में है कि हम इस विरसे की हिफाजत करें और इसको किसी कीमत पे नुकसान न पहुंचने दें। ठीक है, तो ये एक मौका भी हो सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान। अच्छा, मुझे सर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, इसी इशू पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट जना हाउस के हवाले से कि जना हाउस की तारीखी हैसियत, इसकी कानूनी हैसियत, उस पर बात हो रही है। लियाकत मर्चेंट साहब ग्रैंड नेफ्यू हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के, वो हमारे साथ शरीक है गुफ्तगू में। मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं। लियाकत मर्चेंट साहब, ब्रेक पर जाने से पहले तारीख की बात हो रही थी, हिस्ट्री की बात हो रही थी। आपने एक आर्टिकल जिसका आपने भी हवाला दिया, वो लिखा आपने, उसमें आपने कहा कि जना का जो तासुर भारत में बनाया जा रहा है वो है नहीं। आपको क्या लगता है ये जो तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जना वो लीडर थे जिन्होंने डिवाइड किया इंडिया को, इसके पीछे क्या मकसद क्या हो सकता है? You know, somehow the Indians at large are being led to believe that Jinnah was the person who broke India into two, India and Pakistan. But what people don't know is that in 1946 Mr. Jinnah accepted the cabinet mission plan, which contemplated India as a single country
and wherever there was a Muslim majority would have a Muslim League government, and where there was a Hindu majority would have a Congress government. And the Government of India Act 1940 would become the Constitution of India. Jinnah accepted that proposal, but the Congress party, headed by Jawaharlal Nehru as the president, did not accept it. And it was because their refusal to accept it that the movement for division of India and Pakistan went forward. And all this is covered in the book by Mr. Jaswant Singh. Achha. It's called, the title of the book is Jinnah, Pakistan and the Partition of India. He has explained to you exactly what was the political process and when the final division took place. So my argument is that the Indians must realize that Jinnah played a very positive role in the independence of India from the British. And when every effort to keep India united failed, it was then that he came, and then the movement went forward for dividing India into India and Pakistan, two states. Right. ठीक है। अच्छा शामी साहब, मैं आपसे मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अब ये सारी चीजें हो रही हैं कि तकसीम को जो है वो साजिश कह दिया गया या कायद-ए-आज़म का ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है, अब क्या ये बीजेपी की हुकूमत का ही मसला है? देखिए, बीजेपी जो है वो एक नफरत के एजेंडे पर अमल कर रही है। आप देखें, बाबरी मस्जिद का जो इन्हदाम है उसको आप देखिए, उससे भी एक नफरत जनरेट हुई और हिंदुस्तानी मुआशरा जो है उसमें तकसीम पैदा हुई, मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान तलखी जो थी वो नुक्ता अरूज को पहुंची। अभी ये जो जुनूनी और इंतहा पसंद है, अब ये मौके तलाश करते रहते हैं ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान भी तलखी पैदा हो और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो भी इंतहा पसंदों को तकवीयत हो। तो ये एक बहाना वो ये ढूंढ रहे हैं कि कायद-ए-आज़म का जो वहां मकान है उसको गिरा दिया जाए, तो उससे एक नफरत जनरेट होगी और नफरत में वो अपनी उसी के जरिए वो अपनी मेजॉरिटी जो है उसको कंसोलिडेट करते हैं और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करते हैं। लेकिन आप देखिए, नतीजतन ये जो नफरत है जो मुआशरों को तकसीम करती है, ये खुद उनके मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह साबित होगी और खुद भारतीय मुआशरा जो है वो इसमें उसका शिकार होता चला जाएगा। तो ये भारत के वसीतर मुफाद में ये बात नहीं है। बीजेपी के इंतहा पसंद जो बातें कर रहे हैं और जिस एजेंडे पर अमल कर रहे हैं, देखिए तारीख की जो भी इंटरप्रिटेशन ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तो मुझे याद पड़ता है हमने तो कटास राज को मेरा ख्याल है अभी रेनोवेट किया गया है जो यहाँ पर इस तरह की जगह है, और अगर यही म्यार फिर अपनाना है तो फिर तो आप इन लोगों को चाहिए फिर तो ताजमहल भी गिरा दे भाई, वो लाल किला भी गिरा दे, वो भी तो मुसलमानों की जो है वो प्रॉपर्टीज एक तरह उन्होंने बनाई थी ना, अगर तारीख को इसी तरह से बदलना है। देखिए, उनके जो इंतहा पसंद है अगर उनका बस चले तो वो ये भी कर गुजरेंगे, लेकिन असल बात यह है कि ताजमहल जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा एक आमदनी का जरिया है और भारत की शनाख्त है पूरी दुनिया में, और वहां दूर दूर से दुनिया में वहां लोग आते हैं उसे देखने के लिए। जो इंडिया में आते हैं उसकी एक अट्रैक्शन ये भी है कि ताजमहल देखेंगे, और यानी इंडिया जो है। लेकिन ये जो इंतहा पसंद है इनसे आप कोई चीज बईद नहीं है और ये मौके तलाश करते रहते हैं। जिस तरह एक सेहतमंद इंसान एक अच्छा जहन जो है वो मुफाहमत के मौके तलाश करता है, सोसाइटी को जोड़ना चाहता है, लोगों के दरमियान पुल बनाना चाहता है, ये मौके तलाश करते रहते हैं उनको पुलों को तोड़ने के, दिलों को तोड़ने के, सोसाइटी को तोड़ने के, और ये खुद अपनी दुनिया अपने रास्ते में खुद गड्ढे खोद रहे हैं जिसमें बिल आखिर इंडिया को गिरना पड़ेगा अगर ये रवश बरकरार रहेगी तो। राइट। लियाकत मर्चेंट साहब, आपकी प्रपोजल तो है कि इसको या तो म्यूजियम बना देना चाहिए या पहला प्रपोजल गिव इट टू पाकिस्तान फॉर अ एम्बेसी और अ कॉन्सुलेट। अच्छा, आपका पहला प्रपोजल ये होगा कि सेकेंडली अलाउ द प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड। ठीक।
or last proposal is, if that is neither is possible, then make it into a India-Pakistan history and cultural museum. ठीक है, राइट। अच्छा शामी साहब, मैं एक और चीज जाते जाते मैं प्रोग्राम खत्म करने से आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ इस मामले पर जिस तरह से अवेयरनेस या जिस तरह से आवाज आनी चाहिए थी उस तरह से मैंने देखी नहीं है। सिर्फ मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की एक ट्वीट आई इस मामले के ऊपर, मगर उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। तो क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हमें एहसास नहीं है कि हमारे जो बनाने वाले हैं, हमारे जो बानी हैं, उनके असासों के साथ जो वो अगर कुछ होता है तो हम बिल्कुल इसी तरह से खामोश बैठे रहें? देखिए, जो कायदे-आज़म का सबसे बड़ा असासा तो खुद पाकिस्तान है, जिसकी तरफ हम सबसे ज्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए। बाकी जहां तक उनके इस मकान का मामला है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान को बहुत मैं समझता हूं आगे बढ़कर हिंदुस्तानी हुकूमत से राब्ता करना चाहिए और उन्हें बाज रखने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मेरा ख्याल ये है कि ये जो एक शख्स ने ये तजवीज पेश की है, शायद इस पर अमल ना हो सके इतनी आसानी के साथ। और एक बात देखिए, लियाकत मर्चेंट साहब जो बात कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को कौंसल खाना भी दे दीजिए या वर्षा को दे दीजिए, मैं तो समझता हूं कि वर्षा को ही दे दिया जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत को उनसे खरीद लेना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया शामी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है। लियाकत मर्चेंट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ा अहम इशू है ये जना हाउस वाला मामला, हमारे बानी के असासों का मामला है, और अगर इस मौके को इस्तेमाल किया जाए ठीक तरह से तो ये दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को यही चीज बेहतर कर सकती है, मगर ये चीज जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को खराब भी कर सकती है। और फिर ये कि इमारतों के साथ छेड़खानी करने से या उन्हें गिराने से तारीख जो कुछ हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। पाकिस्तान बनना था, पाकिस्तान बन चुका है। ये बात भारतीय हुकूमत और खासतौर पे जो बीजेपी के सियासतदानों को है वो ये मान लेनी चाहिए। घड़ी को सुइयों को वो वापस नहीं घुमा सकते ये इमारतों को गिराने से और इस तरह की चीजों से। और अगर गिरानी है, अगर वाकई इतनी दुश्मनी है मुसलमानों से, तो फिर ताजमहल और लाल किले को भी गिरा दें। वो भी तो मुसलमानों की ही यादगारें हैं भारत के अंदर। वहां पर क्योंकि आमद नहीं आती है, इसलिए वहां से जो है उन पर जो है वो उस तरह से बात नहीं होती। जहां बस चलता है पाकिस्तान पे, कायदे-आज़म की रिहाइशगाह पर, वहां पर जो है वो इस तरह की बातें की जा रही। मगर हुकूमत, हमारे यहाँ लोगों को इस पर जरूर बात करनी चाहिए, इस पर आवाज उठानी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अज़हर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।